नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को आप समझिए और जानिए वैदिक सभ्यता क्या है, इससे किस तरह के सवाल एग्जामों में आते हैं, सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। तो आइए वैदिक सभ्यता। तो देखिए वैदिक सभ्यता नाम है इसका, वैदिक। तो वैसी सभ्यता जिसकी कोई साक्ष्य नहीं है, केवल इसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया। यानी कि वेदों में इस सभ्यता की जानकारी रहने के कारण, वेदों में इस सभ्यता की जानकारी रहने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। यानी वेदों में इस सभ्यता की जानकारी रहने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल, पहला ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। चलिए अब आइए हम क्या आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ईसा पूर्व, पीछे जो जाता है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, आगे जाने वालों को ईस्वी बोलते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। हम क्या बताएं? वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से उपलब्ध होने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 तक रहा और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। यानी कि जिस तरह से आप सिंधु सभ्यता अगर आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ाएंगे तो बताएंगे तो उसकी जानकारी कहीं किताब से वर्णित नहीं है, बल्कि उसका साक्ष्य मिला था। जब उसकी खुदाई चल रहा था तो उसकी साक्ष्य मिला कि यहाँ आदमी रहता था, इस तरह का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तब सिंधु सभ्यता आया। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा बात नहीं है। वैदिक सभ्यता में इसकी जानकारी यानी वेदों में उपलब्ध होने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। अच्छा, वैदिक सभ्यता किन लोगों द्वारा विकास किया गया, कैसे आया? तो वैदिक सभ्यता जो था, एक व्यक्ति थे आर्य। आर्य, जब आर्यों द्वारा सभ्यता एक विकसित किया गया था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। यानी आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। आर्य लोग जब इंडिया में आए तो सबसे पहले वह पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। एक लोग आए, उनका देखिए पहले के जीवन लोगों का क्या होता था, क्या होता था? पहले के लोगों का जीवन होता था कि खाना बदोश जीवन होता था। एक जगह अगर पानी और खाना खत्म होता था तो दूसरे जगह चल जाते थे। जंगल खत्म होता था, वहाँ खाने की व्यवस्था समाप्त हो जाती थी, दूसरे जगह चले जाते थे। तो लोगों का जीवन खाना बदोश था। लेकिन कहीं कहीं इस तरह का व्यवस्था मिला कि जहाँ एक खत्म हो रहा है दूसरा उपलब्ध है, यानी नदी मिल गया। तो वैसे वैसे जगहों पर एक लोग को देखा देखी ढेरे लोग आने लगे, तो उसी से सभ्यता का विकास हो गया। और उसी में एक सभ्यता था वैदिक सभ्यता, और इसका विकास किया था आर्यों ने। आर्य लोग जब भारत में पहली बार आए थे तो यह पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। याद रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आर्य लोग जब भारत में पहली बार आए तो कहाँ कहाँ बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। याद रखिएगा कि आर्य जब भारत में पहली बार आए थे तो यह पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। लेकिन आर्यों का निवास स्थान, एक इतिहासकार है मैक्स मुलर ने पूरा कहा कि नहीं, केवल पंजाब अफगानिस्तान नहीं बसे थे बल्कि पूरे मध्य एशिया में बसे थे। मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया कि आर्य पूरे मध्य एशिया में बसे। पूरे मध्य एशिया, जितना भी एशिया का भाग है, पूरे मध्य एशिया में लोग आकर कब्जा किया, रहा, वहीं पर इन्होंने अपने सभ्यता का विकास किया। और यह कहा था मैक्स मुलर ने। याद रखिएगा, किसने बताया कि आर्यों का निवास स्थान पूरा मध्य एशिया था? तो मैक्स मुलर। कोई दिक्कत? तो जब आर्य लोग भारत में पहली बार आए तो इन लोगों, देखिए आर्य को आप
रामायण के कहानियों से भी आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। रामायण में जो जो बात था सब यहाँ है। तो आप याद रखिएगा कि आर्य जब भारत में पहली बार आए तो उन्होंने पंजाब अफगानिस्तान में बसे, लेकिन मैक्स मुलर के अनुसार वह पूरे मध्य एशिया में बसे। अच्छा, आर्य जो थे इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। आर्य जब भारत में आए थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था पशुपालन था और कृषि था। पशुपालन था और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था और कृषि था। याद रखिएगा। आर्यों का समाज कैसा था? ग्रामीण। समाज कैसा था? ग्रामीण था और पितृ प्रधान था। ग्रामीण था और पितृ प्रधान था। याद रखिएगा। आर्यों का समाज कैसा था? ग्रामीण था और पितृ प्रधान था। क्या क्या बताएं? इनका व्यवसाय क्या था? आर्यों का पशुपालन और कृषि था। आर्यों का समाज कैसा था? समाज कैसा था? समाज इन लोगों का था ग्रामीण था, यानी इन लोग का समाज जो था वो ग्राम था यानी गांव था। और यहाँ समाज जो था वह पितृ प्रधान था, पुरुष प्रधान समाज था। ठीक। अब आइए, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे इनका प्रिय पशु घोड़ा था। इनका प्रिय पशु घोड़ा था। पशु घोड़ा था। आपको हम क्या बताएं, रामायण की कहानियों से जोड़िए। राम जी का भी प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा के लिए बाप बेटा लड़ गए थे। तो याद रखिएगा कि इनका जो वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे, आर्य लोग जो रहते थे, इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। इनके प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। इनके प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखिएगा, इनके प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक। इनके प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। यानी कि वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे इनका प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे, इनका समाज ग्रामीण था, पितृ प्रधान था, और इनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। इनका प्रिय भाषा संस्कृत था। इनका भाषा था संस्कृत। संस्कृत बोलते थे, यानी कि इनका भाषा क्या था? संस्कृत था। इनका भाषा क्या था? संस्कृत था। कोई दिक्कत? इतना बात, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। समाज कैसा था? ग्रामीण था, पितृ प्रधान था। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे और भाषा क्या था? संस्कृत था। से आर्य लोगों ने इनका मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। एक पेड़ होता था सोम का, उसके पत्तों को गाड़ता था और पत्तों को गाड़ने से जो रस निकलता था उसी को इन लोग पीता था। यानी इनका मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस। इनका मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस। पेय पदार्थ क्या था? सोम रस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस। याद रखें, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था। इनका समाज ग्रामीण था। इनके समाज को 5 भागों में बांटा गया था। इनके समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। इनके समाज को कितने भाग, मतलब जो जैसे आप यहाँ देखते हैं वार्ड होता है, उसके बाद क्या होता है? जिला है, जिला के बाद शहर है, जिला है, शहर है, फिर राज्य है, फिर देश है। उसी तरह के इन लोग के भी समाजों को 5 भागों में बांटा गया था। उग्र किसे कहा जाता? उग्र कहा जाता था जो, जैसे आप यहाँ भी पुलिस को उग्र कहा जाता है, यानी इस समय जो अपराधियों को पकड़ता था उसे उग्र कहा जाता था। यानी अपराधियों को पकड़ने वाला को उग्र कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला को उग्र कहा जाता था। और 20 के प्रधान जो होते थे उनको विस्पति कहा जाता था। 20 के प्रधान को विस्पति कहा जाता है। जैसे शहर के प्रधान जो होते हैं उसी तरह 20 होता था। 20 के प्रधान को विस्पति कहा जाता था। इतना बात पहले ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों में उपलब्ध होने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। वैदिक सभ्यता का विकास किन लोगों द्वारा किया गया? आर्य द्वारा। आर्य जब इंडिया में पहली बार आए तो कहाँ बसे? पंजाब अफगानिस्तान में। लेकिन आर्यों का निवास स्थान मैक्स मुलर ने पूरा मध्य एशिया बताया। अच्छा, आर्यों का निवास स्थान पूरा मध्य एशिया क्यों, किसने बताया? मैक्स मुलर ने। आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। समाज क्या था? ग्रामीण था, पितृ प्रधान था। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। भाषा क्या था? संस्कृत था। मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। सोम का पेड़ होता था, उसके रस निकालकर पीते थे लोग।
उग्र किसको कहा जाता था? जो अपराधियों को पकड़ते थे। जैसे हम लोग यहाँ पुलिस होता है, इन लोग यहाँ उग्र बोला जाता था। जैसे हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर होता है, उसी प्रकार 20 पति यहाँ होता था, यानी 20 के प्रधान को 20 पति कहा जाता था। हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर होता है, यहाँ 20 पति हुआ करते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ऋग्वेद में यानी वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी सरस्वती था, सरस्वती को माना गया। और इन लोग का जो सबसे ज्यादा उपयोगी नदी था वो सिंधु था। ये हम पहले भी आपको जब वेद पढ़ा रहे थे तो बताए थे। तो याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, इनका प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे, प्रिय भाषा संस्कृत था, और जो चोरों को पकड़ते थे, अपराधियों को पकड़ते उग्र कहा जाता था। इनका सबसे पवित्र नदी सरस्वती था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी जिससे इनका सबसे ज्यादा काम होता था वह सिंधु था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें जो मंडल था उस 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख है। सुदास और 10 जनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, सुदास और 10 जनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध लड़ा गया था, 10 जनों के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वां मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास एवं 10 जनों के बीच जो लड़ाई हुआ था, इसका उल्लेख भी किया गया है। अच्छा, सुदास और 10 जनों के बीच रावी नदी के तट पे, यानी परुशनी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे यह युद्ध लड़ा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? सुदास और 10 जनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, इसका उल्लेख केमा मंडल में है, 7वां। किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए, सबसे पवित्र नदी क्या था? सबसे पवित्र नदी सरस्वती था। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु था। 7वें मंडल में किसके? सुदास। और इन लोग गाय को बड़ा प्रिय देवता मानते थे। गाय को भी बड़ा माने लोकप्रिय देवता, लोकप्रिय जानवर था। अगर कोई आदमी गाय का वध कर दिया तो उसको या तो फांसी होता था या तो उसे देश से निकाला जाता था। यानी गायों का वध करना उस समय पाप माना जाता था। यानी कि गाय को के लिए एक वर्ड यूज किया गया, गविष्टि। गविष्टि जो वर्ड है, गायों का खोज होता है। गविष्टि का मतलब होता है गायों का खोज। गविष्टि का मतलब होता था गायों का खोज। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात ध्यान में होगा कि इनका प्रिय देवता इंद्र थे, प्रिय पशु घोड़ा था। इनका गविष्टि का मतलब क्या होता था? गायों का खोज। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ाई हुआ था, इसका उल्लेख 7वें मंडल में है। और रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 600, 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। इनका व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, समाज था ग्रामीण, प्रिय पशु था घोड़ा, प्रिय देवता थे इंद्र, भाषा था संस्कृत। इनका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस हुआ करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने के लिए उग्र होते थे, 20 पति यानी 20 के प्रधान होते थे। और जो घर का जो प्रमुख होता था उसे कुलक बोला जाता था। कुलक यानी घर के जो प्रमुख होते थे, घर के प्रमुख को, जो सबसे प्रमुख होते थे, घर के प्रमुख को कुलक बोला जाता था। कुलक, घर के जो प्रमुख होते थे उन्हें कुलक बोला जाता था। कुलक, घर के प्रमुख को क्या बोला जाता था? कुलक बोला जाता था। कुलक। कोई दिक्कत यहाँ तक? घर के जो प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुलक। और अगर कोई महिला है, ठीक, अगर वह महिला जीवन भर शादी नहीं करती थी तो उसे अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। याद रखिएगा, अमाजू। जीवन भर, वैसी महिलाएं जो जीवन भर शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। वैसी महिलाएं जो जीवन भर शादी नहीं करती थी अमाजू कहा जाता था। घर के प्रमुख को कुलक कहा जाता था। और जो अंदर पहनने वाला कपड़ा होता था उसे नीवी कहा जाता था। नीवी, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। 3 बार घर के प्रमुख को कुलक कहा जाता था, जीवन भर शादी न करने वाले महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, और नीवी क्या किसको कहा जाता था? जो अंदर पहनने वाले कपड़े होते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ऋग वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया था। आर्य भारत में आए थे तो पंजाब, अफगानिस्तान में वैसे थे, लेकिन मैक्स मुलर ने बताया कि नहीं, पूरे मध्य एशिया में थे। आर्यों का व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, समाज ग्रामीण था, प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे, भाषा संस्कृत था, पेय पदार्थ सोमरस था,
उग्र अपराधियों को पकड़ने के काम आता था, 20 पति 20 के प्रधान, और गविष्टि शब्द का मतलब होता था गायों का खोज। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िए और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारे दर्शन हैं, उनके संस्थापक कौन कौन है। जैसे आप अभी योग देखते हैं, ये भी एक दर्शन है। तो जैसे योग दर्शन देखिए बाबा रामदेव आगे लेकर आए हैं, लेकिन इस दर्शन के भी तो कोई संस्थापक पहले होंगे। तो आज हम आपको बात करते हैं एक तरफ, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, याद हम करवाते चलेंगे। एक तरफ हम लिख रहे हैं दर्शन और एक तरफ लिख रहे हैं संस्थापक। संस्थापक याद भी करवाते चलेंगे आपको, दर्शन एवं संस्थापक। तो सबसे पहले आ जाइए चरवाक दर्शन। एक दर्शन है चरवाक, इसके संस्थापक है चरवाक। चरवाक चरवाक दर्शन के संस्थापक अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा कि चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक। चलिए योग सब कुछ जानते हैं, बड़ी नाम है अभी, योग पतंजलि थे इनका, इसी को बाबा रामदेव जी आगे लेकर आए। यानी योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक थे। अच्छा, न्याय महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के संस्थापक है महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। चरवाक दर्शन, चरवाक, योग, पतंजलि, न्याय, महर्षि गौतम। कोई दिक्कत? अच्छा, और उत्तर मीमांसा, और एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण। सांख्य दर्शन कपिल। बस इतना याद रखिएगा, एक और है। चलिए, चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक, चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक, योग पतंजलि, न्याय महर्षि गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी और सांख्य कपिल। एक और है वैशेषिक दर्शन करनाथ। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माना जाता है करनाथ। तो देखिए कैसे फटाक से आपको याद होगा, आप याद करते चलिए। चरवाक दर्शन के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा चरवाक। चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक, चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक। योग पतंजलि, जो तो सबको याद होगा। चलिए फिर से आइए, चरवाक दर्शन के संस्थापक चरवाक बोल दीजिएगा। योग पतंजलि, योग पतंजलि। न्याय गौतम, न्याय के लिए गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, तो महर्षि गौतम, ये गौतम बुद्ध नहीं है, महर्षि गौतम। चलिए तीन को याद कीजिए, चरवाक, चरवाक याद हो गया, योग पतंजलि, योग पतंजलि, और न्याय गौतम। कोई दिक्कत? न्याय गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम। उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण। जब बादल उत्तर की ओर करवट लेगा तो समझिएगा बदरेगा, बदरा होगा, यानी पानी आएगा। तो उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूजा, याद रखो ना, पूजा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। फिर सही है, इतना याद कीजिए। चरवाक, चरवाक याद हो गया, चरवाक, चरवाक। योग पतंजलि, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा उत्तरा तो बदरायण, बदरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, और वैशेषिक दर्शन करनाथ। तो याद रखिएगा, चरवाक, चरवाक, योग पतंजलि, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल, और वैशेषिक दर्शन करनाथ, या इसी का नाम है उलूक। तो याद हो गया। फिर से एक बार लास्ट बार, चरवाक, चरवाक, चरवाक दर्शन के चरवाक, योग पतंजलि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल, और वैशेषिक दर्शन करनाथ। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। फिर से आ जाइए, लास्ट बार बता रहे हैं, चरवाक, चरवाक, योग पतंजलि, योग पतंजलि, न्याय के लिए गौतम पास जाएंगे तो महर्षि गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण,
उत्तर की ओर बादल घूमेगा तो बदरेगा, बद रहा है। पूर्व मीमांसा पूजा जैमिनी, पूजा यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य कपिल और वैशेषिक दर्शन कन्नाथ। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ नदी है, उसका नाम, पुराना नाम, पहले उसको क्या कहा जाता था। तो आइए नदियों का नाम देखिए आप यहाँ। नदियों के नाम देखने से पहले आप इसको याद एक बार कर लीजिए। आप चरवाक, योग पतंजलि, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल और वैशेषिक दर्शन कन्नाद या उल्लू। कोई दिक्कत? चलिए अब एक आध दो चार बात पहले सीख लीजिए, उसके बाद नदियों के नाम पर चलेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा जाता था, जो गोचर भूमि यानी भूमि के देखरेख के लिए जो होता था उसे वाजपति कहा जाता था। याद रखिएगा, गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा। इस लोग लोहा को श्याम अयस्क कहता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, और इन लोग लोहा से परिचित थे, और इन लोग लोहा को क्या कहता था? श्याम अयस्क। तांबा से परिचित नहीं था, लेकिन तांबा से परिचित था, तो लेकिन खोजा इन लोग नहीं था। तांबा इससे पहले खोज हो गया था। तो याद रखिएगा, तांबा को कहता था लोहित अयस्क। लोहित अयस्क, ये दोनों याद रखिएगा। क्या क्या बताए? लोहा को इन लोग कहता था श्याम अयस्क। लोहा काला होता है, श्याम माने काला, तो श्याम अयस्क। और तांबा को लोहित अयस्क। तांबा को लोहित अयस्क, तांबा को लोहित अयस्क। इन लोग द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। यानी आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। अच्छा, इन लोग उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहता था। हल को क्या कहता था? सीरा। और हल से जो रेखा तिराता था उसको सीता कहता था। हल रेखा को क्या कहता था? सीता कहता था। हल रेखा को क्या कहता था? सीता कहता था। हल रेखा को क्या कहता था? और गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहता था? इन लोग वाजपति कहता था। क्या कहता था? वाजपति। लोहा को क्या कहता था? श्याम अयस्क। तांबा को क्या कहता था? लोहित अयस्क। हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहता था। ये लोग महाभारत को जय संहिता कहता था। महाभारत जो अभी हम लोग कहते हैं महाभारत, या भारत का दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसे जय संहिता कहता था। जय संहिता। महाभारत को क्या कहता था? जय संहिता कहता था। महाभारत को क्या कहता था? जय संहिता कहता था। और जो व्यक्ति व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे, व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे, उसको पनी कहता था। ये लोग व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्तियों को, व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्तियों को पनी कहा जाता था। पनी, याद रखिएगा, व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पनी। फिर से वैदिक सभ्यता में लोहा इन लोग द्वारा खोजा गया था, लोहित अयस्क कहता था। तांबा को, तांबा इससे पहले ही खोज हो गया था, इसको कहते थे लोहित अयस्क। हल को सीरा, हल रेखा को सीता कहता था। महाभारत को जय संहिता कहता था। और व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। पनी, व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर। और गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको वाजपति कहता था। और जो पुलिस होता था उसे उग्र कहा जाता था। उग्र। और एक बात, लास्ट बात, जैसे आप देखें कि वैदिक सभ्यता में जो ऋग वैदिक काल था उसके प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल की ओर लोग गया तो इनका प्रिय देवता इंद्र के जगह प्रजापति हो। यानी कि ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनके प्रिय देवता हो गए प्रजापति। तो याद रखिएगा ये दोनों बात। ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में इनके प्रिय देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने ही गोत्र नामक संस्था का खोज किया। जैसे आप जाति हैं, एक जाति होता है, जाति में किस गोत्र के हैं यह पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का खोज हुआ है। गोत्र नामक संस्था का खोज किस काल का दिन है? तो उत्तर वैदिक काल का। याद हो गया? चलिए एक बात और बताते हैं, और उसके बाद उम्मीदतः वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता जो अभी भी बहुत ऐसी नदी है जो उस समय हुआ करती थी, तो उस समय उनका क्या नाम था, आज क्या नाम है? तो आज के नदी जो है, अभी को जो नदी है, उनको वैदिक सभ्यता में
क्या कहा जाता था, इस पर बात करेंगे। इसको याद रखिएगा। गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में, जो व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे उन्हें पनी कहा जाता था। महाभारत को जय संहिता, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हल को सीरा, हल रेखा को सीता, लोहा को श्याम, तांबा को लोहित। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद आइए, अब हम कुछ नदियां हैं, नदी एक तरफ लिख रहे हैं, प्राचीन नाम पहले लिख रहे हैं। प्राचीन नाम इधर आ लिखा है, प्राचीन नाम नदियों का, और इधर लिख रहे हैं आधुनिक नाम, यानी अभी का नाम। देखिए कुछ नदी है जिसको पहले क्या बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है, थोड़ा सा समझिए। तो जैसे अगर प्राचीन नाम की बात करें, तो एक नदी है बीतस्ता। बीतस्ता पहले बोला जाता था झेलम नदी को। क्या किसको बोला जाता था? झेलम नदी को, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा बीतस्ता तो झेलम। परुसनी, रावी, परुसनी, अभी रावी नदी का नाम आप सुने होंगे। परुसनी किसको कहा जाता था? रावी को। सदानीरा कहा जाता था गंडक को। सदानीरा गंडक को, सदानीरा किसको कहा जाता था? गंडक को। सदानीरा गंडक को। विपाशा व्यास को। गोमती गोमल को। गोमती कहा जाता था पहले, अब भी लोग गोमती कहते हैं, लेकिन गोमल अब नाम है इसका, गोमल। गोमती गोमल। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, गोमती गोमल, आस्कीनी चिनाब, शत्रुधि सतलज। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। आइए, वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, गोमती गोमल, आस्कीनी चिनाब और सदानीरा शत्रुधि सतलज। तो इतना पहले हम आपको याद करवाते हैं। इधर आइए, वितस्ता झेलम, याद रखिएगा। वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम। वितस्ता किस नदी को कहा जाता था? झेलम को। वितस्ता झेलम। परुसनी रावी, परुसनी रावी, परुसनी रावी, दो को याद कर लीजिए। गारा है वितस्ता झेलम, परुसनी रावी। क्या क्या बताएं दोनों? वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, याद हो गया होगा। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक और विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। फिर क्या है? वितस्ता झेलम, याद हो गया। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। आइए चारों फिर से। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास। और इधर आइए, ये चारों याद हो गया। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक और विपाशा व्यास। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देंगे। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल को, गोमती गोमल, आस्कीनी चिनाब, आस्कीनी चिनाब और शत्रुधि, शत्रुधि सतलज, शत्रुधि सतलज। फिर से आ जाइए, नमो याद होना चाहिए आपको। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, गोमती गोमल, आस्कीनी चिनाब और शत्रुधि सतलज। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिए एक बार आप। वितस्ता झेलम, परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, गोमती गोमल, आस्कीनी चिनाब और शत्रुधि सतलज। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आप मेहनत कीजिए, याद करिए, और आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके बताइए। तो वैदिक सभ्यता कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। एक बार पूरे बातों को जल्दी से बता देते हैं आपको, सुनिए। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता का विकास वेदों द्वारा इस सभ्यता की जानकारी मिलने के कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता था।
वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000, ऋग वैदिक काल 1000 से 600 था। तो सॉरी, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 था। वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया। आर्यों का व्यापार था पशुपालन एवं कृषि। इनका प्रिय देवता इंद्र थे। उस ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। इनके प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय भाषा संस्कृत था। समाज ग्रामीण था। पितृ प्रधान, मातृ प्रधान यानी पुरुष प्रधान समाज था। जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी सरस्वती था। सबसे ज़्यादा इन लोग के लिए महत्वपूर्ण नदी सिंधु था। इस वैदिक सभ्यता में योग दर्शन पतंजलि, चरवाक न्याय गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, उत्तर मीमांसा बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये सारी बातों हम आपको बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।